Hello everyone, welcome back to JK Exemplified. So I know it's been a while, थोड़ी discontinuity सी आ गई है वीडियोस में, but from now onwards we're going to pick up the pace and I hope सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी. Less than 50 days are left for the prelims that is supposed to be held on 8th of October. Polity का पोर्शन हम अब स्टार्ट करेंगे और पॉलिटी जो मैं करवाऊंगा दैट वुड बी मेनली करंट अफेयर्स. ओके, करंट में जो इवेंट्स हुए हैं उनके अराउंड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं वो हम डिस्कस करेंगे. और गोइंग बाय द क्वेश्चंस, सी लास्ट टाइम अराउंड देयर वर अराउंड 15 क्वेश्चंस फ्रॉम पॉलिटी सेक्शन. मोस्ट ऑफ देम वर मैनेजेबल, आप स्कोर कर सकते थे उनमें अच्छे मार्क्स. कुछ क्वेश्चंस थे जो थोड़े अतरंगी टाइप के थे, जो अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस आप कह सकते हैं, पर उनका रेशियो 2 4 5 क्वेश्चन नहीं था. 10 क्वेश्चंस यू कुड हैव मैनेज अगर आपने अच्छे से लक्ष्मीकांत पढ़ी होती तो. ठीक है, सो लक्ष्मीकांत स्टिल रिमेन्स द बाइबल. लक्ष्मीकांत इज स्टिल वेरी मच रिलेवेंट, उसको आप स्किप नहीं कर सकते. तो अगर आपने पढ़ी है तो डेफिनेटली डू रिवाइज दैट. 2 बार इसके बाद में आपकी लक्ष्मीकांत रिवाइज हो जानी चाहिए. और अगर आपने नहीं पढ़ी एंड यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू गो थ्रू लक्ष्मीकांत, सो फॉर 2022 प्रीलिम्स, दैट इज जो लास्ट टाइम प्रीलिम्स हुआ था, उसके लिए मैंने खुद पॉलिटी का एक क्रैश कोर्स पढ़ाया था जिसमें हमने लक्ष्मीकांत कवर की थी, मोर और लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए थे और वहां से काफी क्वेश्चंस आए भी थे. सो इन दैट केस आई विल रिकमेंड कि आप उस सीरीज को देख लीजिए क्योंकि स्टैटिक पोर्शन तो सेम ही रहेगा. ठीक है, मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा एंड दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस. ठीक है, अब देखिए अराउंड 15 to 16 क्वेश्चंस हर साल आ रहे हैं. 2018 का जो प्रीलिम्स था उसमें 18 क्वेश्चंस थे, 15 से 16 क्वेश्चंस 21 वाले में थे, 22 वाले में भी 15 क्वेश्चंस थे. सो पॉलिटी ऑब्वियसली इज अ सेक्शन दैट कैन गिव यू 20 मार्क्स, 20 प्लस मार्क्स. ठीक है, बहुत अच्छा कर दिया तो 30 भी आ सकते हैं क्योंकि पॉलिटी ऐसा क्वेश्चन पेपर है जहां पे अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया वो तो फैक्ट्स, उतने ज्यादा क्वेश्चंस फैक्चुअल बहुत ज्यादा नहीं होते. ठीक है, हम जैसे जैसे करंट अफेयर्स करते जाएंगे साथ में आई विल बी टेलिंग यू कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस तरह से आपको उसको अप्रोच करना चाहिए. ठीक है, सो पहले एक बार अगर हम देख लें कि क्वेश्चंस पिछली बार किस तरह के आए थे. ठीक है, सो बेयर विद मी, हम 2 3 मिनट में वो क्वेश्चंस देखेंगे कि जो आपको लक्ष्मीकांत से डायरेक्टली हो रहे थे, जो लक्ष्मीकांत के बाहर थे, जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज फॉलो करने की जरूरत थी. ठीक है, सो लेट्स सी दोज क्वेश्चंस. देखिए देयर वाज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और ये सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड है. तो ये करंट अफेयर्स भी है, 1 2 साल पहले ये चीज हुई है. सो आपको ये करंट अफेयर्स के थ्रू पता होना चाहिए था. और अगर आपने ये पढ़ा होता तो यू कुड हैव इजीली अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन. ठीक है, आई विल स्टिल रेट दिस ऑन द ट्रिकियर साइड कि थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिक स्टेट लिस्ट में कौन सा आ रहा है, रिजर्वेशन का मेंटेन करने के लिए एक सेपरेट लिस्ट बनेगी, स्टेट्स की क्या पावर्स हैं. सो वो सब आपको पता होना चाहिए था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. सो आई विल से इट इज रिलेटिवली डिफिकल्ट क्वेश्चंस. ठीक है, अगर हम बाकी क्वेश्चंस देखें, सो देखिए पिछली बार थोड़ा फैक्चुअल पोर्शन ज्यादा था. रिलेटिवली जो जो फैक्ट्स को हम ज्यादातर ध्यान नहीं देते उन पे ज्यादा क्वेश्चंस थे. फॉर एग्जांपल ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, जो हमारा पॉलिटी में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे गवर्नमेंट का जो फ्रेमवर्क है उसमें ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस का ये रिलेटेड क्वेश्चन था. दिस वुड अगेन बी ऑन द डिफिकल्ट साइड क्योंकि इसको याद करना डिफिकल्ट रहता है हमेशा. बट स्टिल एक एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो दिस बिकम्स अनदर टॉपिक जो आपको रिवाइज करना चाहिए. ठीक है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, शेड्यूल के रिलेटेड क्वेश्चन की कौन सा शेड्यूल क्या करता है. ओके, देन बिल्स किस तरह से पास होते हैं, डिफरेंट मोशंस इन पार्लियामेंट, ये सब चीजें जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो रही हैं विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम क्योंकि क्वेश्चन इनमें लगातार पूछे जा रहे हैं. ठीक है, देन देयर वाज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग क्लोजर मोशंस, उनकी डेफिनेशन. ये लक्ष्मीकांत का बेस क्वेश्चन था, मैं इजी टू मीडियम क्वेश्चन कहूंगा क्योंकि ये चारों के चारों मोशन, सिंपल क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स, कैंगरू एंड गिलोटिन मोशन जो है, क्लोजर मोशन जो है, they all been mentioned in Lakshmikant and you should have known them. And you should have known them. Okay, next is regarding CGI. See, this again is a difficult question क्योंकि हम हमारा कॉलेजियम सिस्टम पे आके काम खत्म हो जाता है. वी रीड अप टू कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम के बाद में क्या होता है, ये उस प्रोसीजरल एस्पेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था. एंड आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, दिस वाज इन न्यूज और हिंदू में इसके ऊपर काफी सारे एडिटोरियल्स थे.
दैट इज वाई दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड. जेकेपीएससी इज वेरी माइंडफुल ऑफ द करंट इवेंट्स और उनके हिसाब से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं. ठीक है, बट अगेन अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. सो अगर आपको नहीं भी आता तो दो ऐसा दूसरा एक क्वेश्चन है जो डिफिकल्ट होता. अगर अगला क्वेश्चन देखें, सो राज्यसभा चेयरमैन के बारे में क्वेश्चन है. और ये जो क्वेश्चन है, दिस अगेन यू कैन डू सॉल्व इट अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी. कन्वेंशन के बारे में क्वेश्चन है. ठीक है, और ये भी अगेन अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज लक्ष्मीकांत के बारे में कि किस तरह से चीजें चल रही हैं, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं. सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशन एंड व्हाट इज रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन. कन्वेंशन का मतलब कि जिसका कोई रिटन बेसिस नहीं है, जो कहीं लिखा नहीं गया, बट क्योंकि वो सदियों से चला आ रहा है, काफी टाइम से चला आ रहा है, सो वी प्रैक्टिस दैट. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ कन्वेंशन, स्पीकर अगर रूलिंग पार्टी से है तो डेप्यूटी स्पीकर जो है वो ऑपोजिशन से होगा. ठीक है, सो दिस इज अ कन्वेंशन. नोवेयर इन कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स ऑफ लोकसभा इट हैज बीन मेंशन्ड कि ऐसा होगा. तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए. अगेन दिस वुड बी एन इजी क्वेश्चन. लिस्ट आपको मैच करना है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन एटसेट्रा. ये भी एक इजी क्वेश्चन है, लक्ष्मीकांत से आपको हो जाना चाहिए. इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, अगेन लास्ट ईयर इलेक्शन भी हुआ है, सो दिस इज अनदर क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड लाइंस पे था और हुआ भी. ये भी सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है, ये हम पढ़ते ही हैं अक्सर कि कहाँ पे क्या चल रहा है, और लक्ष्मीकांत में इट हैज बीन मेंशन. सो ऑल इन ऑल मैं पूरे क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करूंगा. ऑल इन ऑल मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस, अगेन सेपरेशन ऑफ पावर का ऐसा क्वेश्चन था जो पॉलिटिकल साइंस की या पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के बच्चों को ज्यादा पता होता एज कम्पेयर टू अदर्स. सो आई वुड से दिस वाज ऑन डिफिकल्ट लाइन. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एटलीस्ट 60 to 70% of the questions है ना, you could have done if you had been thorough with your Lakshmikant and current affairs. अगेन दैट इज वाई लक्ष्मीकांत इंडिस्पेंसिबल है. उसके बगैर पॉलिटी को क्लियर करना बहुत मुश्किल है, और पॉलिटी इज रिलेटिवली इजियर पोर्शन ऑफ द एग्जाम. अगर आप कंपेयर करें इसको हिस्ट्री से, जहां पे हिस्ट्री में 15 से 20 अगेन क्वेश्चन आ रहे हैं, बट इतने ऑब्सक्योर फैक्ट्स आपसे पूछे जा रहे हैं कि यू कैन एक्सपेक्ट कि आपका वहां पे पढ़ने का कॉस्ट टू आउटपुट रेशियो सही निकलेगा. वाइल इन केस ऑफ पॉलिटी, लक्ष्मीकांत और करंट अफेयर्स अगर आपने अच्छे से कर लिया तो वो एक आउटपुट अच्छा निकल जाएगा. ठीक है, सो पॉलिटी इज वेरी एसेंशियल पोर्शन, और हमारा स्ट्रेस वही रहेगा कि करंट अफेयर्स को थरली पढ़ा जाए, जो मेजर इवेंट्स हैं, क्योंकि वहां से स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी दे पिकअप द थीम. ठीक है, और मैं जो करंट अफेयर्स के रिलेवेंट चीजें होंगी वो पढ़ाऊंगा, और उसके बाद में आई अर्ज यू कि आप उसके अराउंड जो चीजें लक्ष्मीकांत या बुक्स में दी गई हैं उनको बार बार रिवाइज कीजिए. ठीक है, और अगेन इफ देयर इज एनी डाउट डू लेट मी नो, आई विल एड्रेस योर डाउट्स. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशन. सो अगर इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यानी कि इंडिया इज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब कि एक पार्लियामेंट है विच इज इलेक्टेड बाय पीपल, whose members are elected by people who are representatives of people, and they make legislation for the people of India. ठीक है, रूल्स जो गवर्न किए जाएंगे वो लेजिस्लेशन जो है दैट इज फॉर्म बाय पार्लियामेंट. ठीक है, और हमारे यहाँ पे दो हाउसेज हैं इन द यूनियन, लोकसभा एंड राज्यसभा. स्टेट लेजिस्लेचर के पास में देयर आर 6 स्टेट्स जहां पे दो लेजिस्लेचर हैं, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, और बाकी जो स्टेट्स हैं उनमें सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है. ये कौन से 6 स्टेट्स हैं? डू रीड अबाउट देम. ठीक है, इसमें बिहार है, यूपी है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, और तेलंगाना है. जेएनके में, अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जेएनके में, देयर यूज्ड टू बी अ लेजिस्लेटिव काउंसिल एज वेल, बट दैट हैज बीन अबॉलिश्ड पोस्ट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370. वो एबॉलिश हो चुका है, और अब जब भी इलेक्शन होगा देयर वुड बी ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, अब इसका प्रोसीजर क्या है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल कुछ स्टेट्स में क्यों बनता है, वो आई अर्ज यू कि आप पढ़ें. ठीक है, अल्टीमेटली इट्स अबाउट कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो बिल पास करता है, एक मोशन पास करता है, एंड दैट देन द बिल, देन द राज्यसभा टेक्स अप द इशू. राज्यसभा एक बिल पास करेगा उसके रिस्पेक्ट में, विच वुड बी रेटिफाइड बाय लोकसभा, और अल्टीमेटली लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगा. ठीक है, बट एक प्रोसीजर आप एक बार पढ़ लीजिएगा. इंडियन पार्लियामेंट जो है, हमने देख लिया कि लोकसभा और राज्यसभा है, और तो लोकसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है दैट इज 550,
ठीक है, और इसमें से 530 जो हैं दे वुड बी फ्रॉम स्टेट्स एंड 20 वुड बी फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम फॉलो किया जाता है, और जो करंट स्ट्रेंथ है दैट इज 543, 7 सीट जो है दे आर लाइंग वेकेंट। अर्लियर देयर वाज टू रिजर्वेशन फॉर ऑफ 2 सीट्स फॉर एंग्लो इंडियंस एज वेल, बट दैट वाज अनडन बाय द पार्लियामेंट। एक लेजिस्लेशन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत अब ये सीट्स रिजर्व नहीं की जा रही हैं। ओके, अगेन राज्यसभा में देर आर 250 मैक्सिमम सीट्स, एंड अभी जो करंट स्ट्रेंथ है दैट इज 245। यहाँ पे जो इलेक्शन है दैट इज थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल transferable vote, and the same mechanism is used for the election of president and vice president as well। ठीक है, ये चीजें कुछ बेसिक होगी इंडियन पार्लियामेंट के बारे में। इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ अपर हाउस दैट इज राज्यसभा, लोअर हाउस दैट इज लोकसभा, एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, अब बेसिक आई होप कि आपने पढ़ लिया होगा और लक्ष्मीकांत को अगेन रिवाइज करेंगे। हम आते हैं करंट अफेयर्स पे। सो करंट अफेयर्स में एक तो इंपॉर्टेंट जो अभी रिसेंटली चल रहा है दैट इज स्पीकर के बारे में। ओके, सो स्पीकर जो है he or she presides over the parliament, that is लोकसभा। लोकसभा के ऊपर स्पीकर प्रिजाइड करता है, एंड ओवर राज्यसभा देयर इज चेयरमैन हु इज ऑल्सो वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, सो लोकसभा का जो स्पीकर है ही इज इलेक्टेड बाय सिंपल मेजोरिटी, that is more than 50% of those present and voting, and article 93 है which is related to the election of rather the powers and the election of speaker of Lok Sabha। काफी ऊपर इनको ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जो हमने देखा क्वेश्चन लास्ट टाइम आया हुआ था उसमें काफी ऊपर इनको रैंक दिया जाता है। टर्म ऑफ ऑफिस जो है इट इज यूजुअली 5 years। लोकसभा की जो लाइफ रहती है तब तक ही स्टेज देयर। इनफैक्ट आफ्टर लोकसभा गेट्स डिसॉल्व्ड ही स्टिल रिमेन्स पुट अप टिल द नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शंस आर टेकन प्लेस। ठीक है, उसके बाद में एक स्पीकर प्रोटम आते हैं जिनका काम होता है कि वो पहली मीटिंग में प्रिसाइड करेंगे और उसके बाद इलेक्शन करवाएंगे स्पीकर का। ठीक है, थोड़ा सा हिस्टोरिक अगर हम देख लें तो ये पोस्ट का ओरिजिन कब हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में हुआ था, विच इज ऑल्सो नोन एज मोंटेगू एंड केल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स। और पहले जो स्पीकर थे he was Frederick White, and the deputy speaker, which is also an important institution, it was Sachidanand Sinha। ठीक है, ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी ब्रिटिश इंडिया की उसके स्पीकर्स थे। मिस्टर विठल भाई जे पटेल जो थे ही वाज फर्स्ट इंडियन एंड फर्स्ट इलेक्टेड स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, अब लोकसभा की अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा वाज मिस्टर जीवी मावलंकर। हमें पता है कि अप टिल 26 जनवरी 1950 रादर उस टाइम तक पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेम थे। ठीक है, सो जब पार्लियामेंट की तरह काम करते थे देन मिस्टर जीवी मावलंकर वुड बी द स्पीकर, और जब एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह काम करते थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, और इस टाइम पे डेप्यूटी स्पीकर थे मिस्टर अनंथस सायनम अयंगर, ए अयंगर, ये आपको पता होना चाहिए। एंड अब पावर की अगर बात करें सो देखिए पहले तो स्पीकर का जो मेन काम है दैट इज टू एनफोर्स लॉ एंड ऑर्डर इन द हाउस। ठीक है, हाउस के जो काम है वो शांति प्रिय तरीके से हो, वहां पे कोई अड़चन क्रिएट ना हो। आजकल जो रकस क्रिएट होता है उसको मॉनिटर करना, हाउस डिसॉल्व करना, उस टाइम पे जो काम है दैट इज द टास्क ऑफ स्पीकर। ठीक है, ही इज गार्डियन ऑफ पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स हाउस एज अ होल एंड इट्स कमिटीज। ठीक है, हिज डिसीजन ऑन पार्लियामेंट्री में मैटर्स इज फाइनल, यानी कि हाउस एडजॉर्न कब करना है, किस मेंबर को पनिशमेंट देनी है। फॉर एग्जांपल अभी भी काफी लेजिस्लेटर्स जो हैं उनको पनिश किया गया है। सो ये जो डिसीजन है दीज आर टेकन बाय स्पीकर और उनकी पावर है फाइनल। डिराइव्स पावर्स एंड ड्यूटीज फ्रॉम 3 सोर्सेज। सी जो स्पीकर है वो अपनी पावर्स या ड्यूटीज है ना वो 3 सोर्सेज से करता है। पहला कॉन्स्टिट्यूशन, क्वाइट ऑब्वियस क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं दे एम्पावर द स्पीकर टू डू हिज जॉब। सेकंड, रूल्स एंड प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ
लोकसभा। लोकसभा के अपने कुछ रूल्स हैं, अपने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है, वो भी स्पीकर को गाइड करता है, स्पीकर को पावर देता है टू टेक सर्टेन एक्शंस। पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट्स, यानी कि जो पार्लियामेंट में कन्वेंशंस बनी आ रही हैं, जो पहले हो चुका है, दे आर ऑल्सो सोर्स ऑफ हिज पावर्स। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आती है कि he cannot vote in first instance but can exercise a casting vote। जब भी स्पीकर प्रिसाइड कर रहा है तो किसी भी मैटर पे, किसी भी बिल पे, ही कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, बट ही कैन कास्ट अ कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट का मतलब यह है कि सपोज बराबरी हो गई है, जितने किसी पर्टिकुलर रेजोल्यूशन के फेवर में है उतने ही ऑपोजिशन में है, उस केस में द स्पीकर वुड हैव द कास्टिंग वोट, और वो वोट करके बिल को या तो पास करवाएंगे या तो हरवाएंगे। ठीक है, डिसाइड्स वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट एंड हिज डिसीजन इज फाइनल। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब्स कि उनका डिसीजन जो है रिगार्डिंग मनी बिल्स इज फाइनल। कुछ और इंपॉर्टेंट आते हैं कि क्वेश्चन जो है डिस्क्वालिफिकेशन का विद रिस्पेक्ट टू एंटी डिफेक्शन लॉ, दैट इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ, दैट इज ऑल्सो एडजुडिकेटेड बाय द स्पीकर। इसके ऊपर कुछ केसेस भी हैं, फॉर एग्जाम्पल क्योटो होलोहान केस है जो हम आगे पढ़ेंगे एंटी डिफेक्शन के बारे में, तो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ही इज चेयरमैन ऑफ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी एंड जनरल पर्पस कमेटी। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं स्पीकर के काम के बारे में। अब देखिए, स्पीकर को हटाने के भी प्रोविजंस हैं। ओके, और हटाने का प्रोसीजर क्या है कि पहले तो 50 से ज्यादा जो मेंबर्स हैं दे नीड टू सपोर्ट अ रेजोल्यूशन। किसी एक मेंबर ने रेजोल्यूशन पास किया कि वी शुड गेट द स्पीकर रिमूव, तो जो 50 से ज्यादा मेंबर्स हैं दे मस्ट पास द रेजोल्यूशन, दे मस्ट सपोर्ट द रेजोल्यूशन, और उसके बाद रेजोल्यूशन जो है इट मस्ट बी पास बाय लोकसभा बाय स्पेशल मेजोरिटी, दैट इज मोर देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मोर देन 50% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ओके, या फिर ही कैन ऑल्सो रिजाइन बाय राइटिंग टू द डिप्टी स्पीकर, एंड सिमिलर थिंग्स अप्लाई टू डिप्टी स्पीकर एज वेल। अगर डिप्टी स्पीकर को रिजाइन करना है तो वो भी अपना रेजिग्नेशन स्पीकर को दे सकते हैं। या फिर कब रिमूव हो सकता है कि इफ ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, अपनी सीट छोड़ देते हैं, या फिर ही इज डिस्क्वालिफाइड, देयर आर सर्टेन इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस जिसके कारण किसी भी एक एमपी का इलेक्शन जो है वो रद्द किया जा सकता है। ओके, बिकॉज एसेंशियली स्पीकर इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, स्पीकर कैनॉट प्रिजाइड लोकसभा व्हाइल रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जब स्पीकर का रिमूवल का रेजोल्यूशन पास हो रहा है उस टाइम पे ही कैनॉट प्रिजाइड ओवर लोकसभा, और इस केस में ही कैन वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस, क्योंकि अब वो एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा काम कर रहे हैं, नॉट एज अ स्पीकर। अब उनकी इंडिपेंडेंस कैसे मेंटेन की जाती है कि इस जो उनके एमोल्यूमेंट्स हैं या सैलरीज अलाउंसेस हैं दे आर फिक्स बाय पार्लियामेंट, वो कम ज्यादा नहीं की जा सकती अपनी मर्जी से, और दे आर चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ओके, सो दिस वाज अबाउट द रोल ऑफ स्पीकर। और अगेन यू मस्ट विजिट लक्ष्मीकांत एज वेल, वहां से भी एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपकी ये चीजें और अच्छे से सॉलिडिफाई हो जाएं। लेट्स सी नेक्स्ट इज रिगार्डिंग डिप्टी स्पीकर। सी अभी रिसेंटली ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने काफी स्टेट्स को नोटिस भेजे हैं कि आपके जो डिप्टी स्पीकर हैं आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो इलेक्ट नहीं किए जा रहे हैं। ठीक है, सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट, और डिप्टी स्पीकर का काम जो है प्राइमरीली इट इज कि अगर सपोज स्पीकर जो है ही इज अनेबल टू अटेंड द मीटिंग्स ऑफ लोकसभा, या फिर उनका रेजिग्नेशन हो जाता है, देन डिप्टी स्पीकर विल प्रिजाइड ओवर द प्रोसीडिंग्स फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, और अगेन 11वीं जो लोकसभा चल रही है उससे कन्वेंशन बन गई है कि स्पीकर जो है वो रूलिंग पार्टी से होगा और डिप्टी स्पीकर जो है वो ऑपोजिशन पार्टी से होगा। ये प्रथा एक बन गई है। अब स्पीकर के डिप्टी स्पीकर के रिगार्डिंग हम देखें तो इलेक्शन अगेन इलेक्टेड बाय लोकसभा फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स, और सिमिलर जो पोजीशन है दैट इज अवेलेबल एट द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट एज वेल। टर्म ऑफ ऑफिस 5 ईयर, या फिर अगेन जब तक असेंबली रहती है, असेंबली या पार्लियामेंट रहती है। रोल ऑफ डिप्टी स्पीकर, एक्ट एज स्पीकर, स्पीकर की तरह ही करते हैं। ही कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी ए सबऑर्डिनेट टू स्पीकर। उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ही ओज रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली टू द हाउस, लोकसभा को ही इज रिस्पॉन्सिबल, ही इज आंसरेबल टू लोकसभा। एक इंपॉर्टेंट जो एक खासियत इनकी होती है कि जब भी इनको अपॉइंट किया जाता है किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर, वो ऑटोमेटिकली उसके चेयरमैन बन जाते हैं। ओके, पावर्स क्या है? कैन नॉट वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस बट कैन एक्सरसाइज
कास्टिंग वोट, स्पीकर एब्सेंट है तो जॉइंट सिटिंग के ये बैठते हैं। अब स्पीकर का भी एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये होता है कि जब भी जॉइंट सिटिंग होती है दोनों हाउसेस की, तब स्पीकर पहले उसके ऑटोमेटिकली हेड होते हैं, प्रिसाइड करते हैं। उसके बाद आते हैं डेप्यूटी स्पीकर, और उसके बाद आते हैं डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये एक आपको पता होना चाहिए। ओके, जॉइंट सिटिंग किन केसेस में होती है, क्या क्राइटेरियाज होते हैं, ये भी एक बार आपको पढ़ लेना चाहिए। ओके, सो रिमूवल का प्रोसीजर क्या है? रेजोल्यूशन ओनली बाय रेजोल्यूशन पास बाय लोकसभा बाय स्पेशल मेजोरिटी, रिजाइन्स बाय राइटिंग टू स्पीकर, ceases टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, सिमिलर टू स्पीकर। ओके, एंड द सैलरीज अलाउंसेस ये भी सेम है स्पीकर के रिस्पेक्ट में। एक दो चीजें ही याद करने वाली हैं। अब अगला देखते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी। देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, दे आर इलेक्टेड बाय यू एंड मी, देयर आर रिप्रेजेंटेटिव्स, और राज्यसभा के मेंबर्स भी इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। किसी भी एमपी को डिस्क्वालीफाई करने का, यानी कि इफ ही इज टू सीज टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, कुछ क्राइटेरियाज दिए हुए हैं। कुछ क्राइटेरियाज कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, जिनमें से एक है कि ही होल्ड्स ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हम अभी अच्छे से देखेंगे, बट एसेंशियली इसका मतलब ये है कि वो ऐसा एक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं जिसके तौर पे उनको सरकार से पैसा मिल रहा है। ठीक है, बीइंग अ मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच में कुछ ऐसा ऑफिस होल्ड कर रहे हैं। ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड मतलब कि ही इज नॉट मेंटली स्टेबल। ठीक है, और एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने इसको वेरीफाई किया है। ही हैज अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। सो अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट का मतलब ये होता है कि ही हैज सम आउटस्टैंडिंग डेट, कोई उनके ऊपर कर्ज है और वो उसको प्रीपे नहीं कर पा रहे या फिर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और इसका अल्टीमेटली इसका मकसद ये होता है कि अगर आपके ऊपर कोई कर्ज होगा किसी का, तो आपकी इंडिपेंडेंस जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। ठीक है, आप कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं, ऐसे इन्फ्लुएंसेस में आ सकते हैं जिसके कारण आपका जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, आपके जो रिप्रेजेंटेटिव पावर्स हैं, जो आप एक बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल आप कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। ठीक है, एंड देन ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली सिटीजन ऑफ इंडिया ही है जो एक एमपी बन सकता है। और एक जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि अगर कोई लेजिस्लेशन बनाते हैं पार्लियामेंट और उसके तहत कुछ होता है, सो उस केस में डिस्क्वालीफाई हो सकता है। अब दो लेजिस्लेशन इसमें इंपॉर्टेंट है, एक तो एंटी डिफेक्शन एक्ट जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, दूसरा रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951 सॉरी। ठीक है, आरपीए 1951 कुछ चीजें हमें बताता है जो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं किसी भी एक मेंबर को। पहली बात तो अगर उन्होंने कुछ ऑफेंसेस किए हों, खासकर वो ऑफेंसेस जिसका जो पनिशमेंट है दैट इज मोर देन 2 years। ठीक है, ये और यही प्रोविजन वाज यूज्ड जब रिसेंटली एक एमपी जो थे पार्लियामेंट के फ्रॉम वायनाड, ही वाज डिस्क्वालिफाइड क्योंकि उनके ऊपर एक क्रिमिनल डिफेमेशन का केस चला था, जिसमें एक हाई कोर्ट ने, एक लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनको 2 साल की पनिशमेंट दी थी। ठीक है, देन करप्ट प्रैक्टिसेस अगर उन्होंने कुछ कमिट की हो, होल्डिंग ऑफिस अंडर गवर्नमेंट कंपनी, दिस इज सिमिलर टू ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, फेलियर टू डिक्लेयर इलेक्शन एक्सपेंसेस, ये सब प्रोविजंस अंडर आरपीए दे इंश्योर दैट यू डोंट कमिट दीज एक्ट्स, और अगर ये आप करेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, अब ये दिस वाज रिगार्डिंग एमपी फ्रॉम वायनाड मिस्टर राहुल गांधी, और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी और उनके फेवर में आई, एंड ही हैज बीन रीइंस्टेटेड एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, सो अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट। अब इसके साथ साथ में एक डिफेमेशन का भी आपको पता होना चाहिए, डिफेमेशन के बारे में हम आगे देखेंगे। और एक इंपॉर्टेंट जो कोर्ट केस यहाँ पे दैट इज लिली थॉमस केस, जहां पे ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि एमपी या एमएलए जो कन्विक्टेड हो रहा है फॉर विद अ सेंटेंस ऑफ 2 years और मोर, उसकी इमीडिएट इफेक्ट से उसकी मेंबरशिप चली जाएगी, और यही इस पर्टिकुलर केस में हुआ था। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगेन यहाँ पे देखिए डिफरेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया गया है और कन्वेंशंस क्या है, कन्वेंशंस या फिर स्टैट्यूटरी क्या है। आपको इस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि conviction for certain crimes, constitution states that conviction for certain crimes is a
वैलिड कंडीशन फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सो वो स्टेटमेंट लॉजिकली यू वुड थिंक हाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कहा तो है, तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहा होगा, बट इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज आरपीए। यू हैव टू रीड वेरी केयरफुली। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिगार्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जो हमने अभी देखा है। सो अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उस पोजीशन को कहा जा सकता है जो आपके लिए फाइनेंशियल गेन्स या बेनिफिट्स लाए, खासकर वो एग्जीक्यूटिव पोजीशन कोई हो। कोई गवर्नमेंट की पीएसयू है, अगर आप उसका आपको एक बॉस बना दिया जाता है एंड यू आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज वेल, सो उससे क्या होगा कि आप एग्जीक्यूटिव के इन्फ्लुएंस में आने के चांसेस ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि आपकी अपॉइंटमेंट जो है दैट इज बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय एग्जीक्यूटिव। सो एसेंशियली दैट वुड गो अगेंस्ट डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जिसका कहना यह है कि जो तीन हमारे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, दैट इज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, दे नीड टू वर्क इंडिपेंडेंटली। हालांकि स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन इंडिया, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर इज ऑब्जर्व्ड इन यूएस। इंडिया में देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर्स प्लस डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। ठीक है, सो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का बेसिक ओरिजिन जो है दैट इज इन ब्रिटेन। जब वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन भी था और मोनार्की भी थी, उस टाइम पे किंग के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए किंग क्या करता था, जो लेजिस्लेटिव बॉडी है उसमें अपने रिप्रेजेंटेटिव्स बिठा देता था, उनको नॉमिनेट करता था और उनको अलग अलग पोजीशंस भी देता था, सो एज टू इन्फ्लुएंस देम। सो इसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट को कंट्रोल करने के लिए देयर वाज अ प्रोविजन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और वही इंडिया में अडॉप्ट किया गया। सो आर्टिकल 102 क्लॉज 1 एमपीज के लिए लागू होता है, आर्टिकल 191 क्लॉज 1 फॉर एमएलए एंड एमएलसी। ओके, अब ये तो आपको बेसिकली पता चल गया। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई डेफिनेशन नहीं है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की, देयर इज नो डेफिनेशन। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कुछ जजमेंट्स दी हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप गवर्नमेंट से ऐसी जॉब कर रहे हो जहां पे रेम्यूनरेशन जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू आ रही है या फिर गवर्नमेंट आपको अपॉइंट कर रही है, सो दैट कैन बी कंसिडर्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। वो हमारे अभी इतने काम का नहीं है। जया बच्चन केस है, शत्रुघ्न सिन्हा केस है, इस तरह के कुछ केसेस हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, बट दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम उसको नहीं ज्यादा ध्यान में रखेंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्रेसिडेंट जो है ही इज द अथॉरिटी हु डिसाइड्स कि डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन जो है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज फाइनल और नॉट, या फिर ओवरऑल डिस्क्वालिफिकेशन का जो क्वेश्चन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन या फिर आरपीए के अंडर जो प्रोविजंस हैं उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें जो डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन है दैट इज डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट, बट ही मस्ट अबाइड बाय द डिसीजन ऑफ इलेक्शन कमीशन। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। पहला कि मिनिस्टर्स यूनियन या स्टेट के हैं, दे आर नॉट कंसिडर्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। लीडर ऑफ ऑपोजिशन, दे आर नॉट कंसिडर्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। चेयरमैन एनसीएम, एनसीएससी, एनसीएसटी, एनसीडब्ल्यू, एनएचआरसी, ये भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के परव्यू के बाहर हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर होंगी। अगर हम बाकी चीजें देखें, एक और टॉपिक जो यहाँ पे आ रहा है दैट इज रिगार्डिंग विप। सो विप एक इंस्टीट्यूशन है, एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है जो लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग मेंबर्स होंगे हु आर कंसीडर्ड हु आर सेड टू बी विप्स। पहली बात ये कि ये कन्वेंशनल पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का बेसिस के ऊपर बना है। ठीक है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जब चली आती है उसके बेसिस पे बना है। दूसरी बात, इसका कोई मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर रूल्स ऑफ हाउस में या पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट में, यानी कि इसका कोई लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर रूल्स में बेसिस नहीं है। दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन कन्वेंशंस। याद कीजिए क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन और कन्वेंशन में क्या क्या बना है, तो अगर आपको विप दिखे तो विप इज नॉट बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैट्यूट, इट इज बेस्ड ऑन कन्वेंशन। और हर एक पॉलिटिकल पार्टी का होता है एक विप। अब विप का काम क्या है? फॉर एग्जाम्पल लीडिंग गवर्नमेंट, अभी बीजेपी का एक विप होगा, कोई भी हो सकता है वो, आई डोंट रिमेम्बर कि कौन सा विप है उनका। उसका काम ये होगा कि पार्टी में अपने जो पार्टी के पर्टिकुलर मेंबर्स हैं उनकी अटेंडेंस इंश्योर करना, उनका सपोर्ट सिक्योर करना फॉर टुवर्ड्स द बिल्स दैट आर बीइंग पास्ड इन द पार्लियामेंट, जो जो उनकी पार्टी चाहती है, उनके बिहेवियर को रेगुलेट करना कि वो रकस ना क्रिएट करें, एक और डेकोरम मेंटेन करें, या फिर रकस कब क्रिएट करना है तो वो भी बता दें। ओके, सो दीज आर ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और अगर कोई एमपी या एमएलए
इनको फॉलो नहीं करता तो यूजुअली एक डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है बाय पार्टी। पार्लियामेंट या लोकसभा इसमें कुछ नहीं करेगा, पार्टी पर्सनली डिसीजन लेगी, और कोई अगेन लीगल स्टेट्यूटरी बेसिस है नहीं। अगला एक और इंपॉर्टेंट जो इशू है, दैट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन रिसेंटली द प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइल किया गया था एंड इट वाज डिफीटेड। सो पहले तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ना, उसका जो बेसिस है दैट इज अंडर रूल 198 ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में इट हैज नॉट बीन मेंशन्ड। ठीक है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बेसिस डायरेक्टली नहीं है, कहीं लिखा नहीं हुआ कि नो कॉन्फिडेंस मोशन इज अंडर दिस आर्टिकल। इसका जो बेसिस है दैट इज आर्टिकल 75 which says that council of ministers shall be collectively responsible to लोक सभा। यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जो भी 60-70 मिनिस्टर्स हैं गवर्नमेंट के, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। दैट इज वाई इट इज सेड दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्विम और सिंक टुगेदर। वो साथ में ही तैरते हैं और साथ में ही डूबते हैं। ओके, और इसका पर्पस ये होता है कि चेक करना कि गवर्नमेंट जो है वो लोकसभा की कॉन्फिडेंस इंजॉय कर रही है नहीं कर रही है। देखिए, अल्टीमेटली बेसिस यही है कि पार्लियामेंट जो है उसके मेंबर्स जो है दे इलेक्टेड बाय पीपल एंड देन दे ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी चूज कि भाई गवर्नमेंट कौन बनाएगा। और अगर यहीं पे मेजोरिटी कम या ज्यादा हो गई तो फिर द गवर्नमेंट कैन बी रिमूव्ड। ठीक है, अब एक और प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो क्वेश्चन अगर आए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, दैट इज करेक्ट। अगर क्वेश्चन आए कि इंडिविजुअल मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू, दैट आंसर वुड बी प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु अपॉइंट्स दोज मिनिस्टर्स। ठीक है, सो जब वो रिजाइन करेंगे तो भी वो प्रेसिडेंट को ही लिखेंगे। अगर पास हो जाए नो कॉन्फिडेंस मोशन, और इसको पास करने के लिए आपको सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए, कोई स्पेशल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी कुछ नहीं चाहिए, गवर्नमेंट कैन बी रिमूव्ड। गवर्नमेंट को अपना कॉन्फिडेंस लूज करना पड़ेगा या फिर उनको एक अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ फिर से दिखाना पड़ेगा। कैन बी रेज्ड वंस इन अ सेशन, एक सेशन में एक ही बार होता है, और हमारे पार्लियामेंट के यूजुअली 3 सेशंस होते हैं, तो मैक्सिमम 3 बार साल में हो सकता है। अभी तक 27 नो कॉन्फिडेंस मोशन हो चुके हैं। पहला वाज इन 1963 अगेंस्ट पीएम जवाहरलाल नेहरू, और मैक्सिमम जो है दैट हैज बीन अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी आई थिंक। और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसके अगेंस्ट ये सेकंड नो कॉन्फिडेंस मोशन था, बोथ हैव बीन डिफीटेड। सो अब एक और चीज है कि इसके लिए कोई ग्राउंड्स रिक्वायर्ड नहीं होते। ठीक है, आपको कोई क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों लाना चाहते हैं। और इसको मोशन को रखने के लिए, प्रस्ताव को रखने के लिए, यू नीड सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ये बेसिक चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। एक और चीज मैं आपको बोलूंगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, खासकर सेंश्योर मोशन क्या होता है, जेन्युइन मोशन क्या होता है, इन सब के बारे में एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मोशंस आर इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक आधा क्वेश्चन आ ही जाता है इन पे, और पार्लियामेंट ओवरऑल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके।